गुड मॉर्निंग आल आप ही दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक छठा लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग देखेंगे शेरशाह सूरी जो कि सूरवंश से संबंधित है और अकबर। तो शेरशाह सूरी और अकबर से क्वेश्चन बनते हैं, आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं है, एंड तक जरूर देखिएगा। अकबर का जो समय है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करता है और शेरशाह सूरी जो कि इसे सूरवंश के नाम से भी जाना जाता है, इससे रिलेटेड वन लाइनर हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे और इसे पिछले 5 लेक्चर आपके मध्यकालीन भारत के प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला पॉइंट आपका ये दिया हुआ है कि दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश, द्वितीय जो अफगान वंश है दिल्ली का, वो द्वितीय अफगान वंश दिल्ली का जो है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कह रहा है कि दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था। तो ये दिल्ली में जो द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की वो दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी दिल्ली में। और ऐसे भी पूछ सकता है कि अफगान वंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी, या दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, कह रहा कि शेरशाह के बचपन का नाम, दोस्तों कई बार पूछा गया है शेरशाह के बचपन का नाम, तो इसके बचपन का नाम फरीद खां था। ये आपके छोटे एग्जामों में पूछा गया है, चाहे वो यूपीपी हो या लेखपाल हो। नेक्स्ट है, जैसे शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो ये दोस्तों बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया था, जिसका उपनाम था मोहम्मद शाह। इसके द्वारा शेरशाह सूरी को जो है शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो बहार खां लोहानी या मोहम्मद शाह अगर ऑप्शन में मिलता है तो इसके द्वारा शेरशाह सूरी को जो है शेर खां की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेरशाह के शासनकाल में जो भू राजस्व थी, भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहते थे, तो भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें मुंसिफ अथवा आमिल के नाम से जाना जाता था। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी मुंसिफ आ जाता है, कभी कभी अगर मुंसिफ ऑप्शन में नहीं दिया तो आमिल, ये ध्यान रखिएगा। तो शेरशाह के शासनकाल में जो भू राजस्व की व्यवस्था थी, भू राजस्व की वसूली की जो निगरानी करने वाला जो अधिकारी होता था उसे मुंसिफ अथवा आमिल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना, यानी हुमायूं को पराजित किया शेरशाह सूरी ने और फिर दिल्ली का शासक बना। तो ये किस युद्ध में हुआ, ये ध्यान रखिएगा, कन्नौज। तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और शेरशाह सूरी विजयी रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह का जो मकबरा है, दोस्तों कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो ये मकबरा आपका सासाराम में स्थित है और सासाराम आपके बिहार में है। तो ध्यान रखिएगा, शेरशाह का मकबरा कभी कभी सासाराम पूछ लेता है, अगर सासाराम नहीं दिया है, अगर बिहार ऑप्शन में दिया है तो बिहार आपको टिक करना है। तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसानों की सहायता के लिए एक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था भी शुरू की थी। ध्यान रखिएगा, पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये भी शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिएगा। तो शेरशाह सूरी ने ही कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। ध्यान रखिएगा। अगला है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, दोस्तों ये भी कई बार विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु दोस्तों कालिंजर में हुई। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई, कालिंजर में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया,
तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने की जो पद्धति यूज की गई वो गज सिकंदरी। गज सिकंदरी दोस्तों कई बार पूछा गया है कि गज सिकंदरी किसके द्वारा शुरू किया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा, या गज सिकंदरी से क्या नापते हैं, तो ये भूमि नापने का एक पैमाना है। तो गज सिकंदरी की पद्धति का प्रयोग शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली में स्थित पुराने किले, दिल्ली में जो स्थित है पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली में जो पुराने किले हैं उनका निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है और फास्ट रिवीजन के साथ देखेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे यूपीपी है, आरओ है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और जो आपके मित्र दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था। यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है, तो ये शेरशाह सूरी का है। शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, और ये कथन ये मध्यकालीन शासक शेरशाह सूरी का है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई वो कालिंजर अभियान के दौरान हुई थी। और कालिंजर अभियान कब हुआ था, 1545 ईस्वी में हुआ। तो कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। और कब हुआ, तो 1545 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम, शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे, यानी शुद्ध चांदी का रुपया चलाया और तांबे के दाम जो प्रचलित किया वो शेरशाह सूरी के द्वारा प्रचलित किया गया। यानी शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए और तांबे के दाम जो है तांबे के सिक्के भी चलवाए, तो ये शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने दिल्ली में बनवाया किला ए कोहना मस्जिद, तो दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, और ये दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि किला ए कोहना मस्जिद कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में कहाँ स्थित है, तो पुराने किले में स्थित है, दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है कि शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो शेरशाह के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो इस्लाम शाही बना। यानी शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हुई कालिंजर के अभियान के दौरान 1545 में, उसके बाद में जो उसका उत्तराधिकारी बना वो इस्लाम शाही बना। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा कि शेरशाह के शासनकाल में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था, तो 1/3 भाग राज्य को देना पड़ता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विभिन्न एग्जामों में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। जितनी भी उपज होती थी उसका 1/3 भाग जो है राज्य को देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। तो पूछ सकता है कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो 1542 में हुआ। डेट पूछ सकता है, तो 15 अक्टूबर 1542 को। तो अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था, ये हुआ अगर पूछे तो अमरकोट में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अकबर का जन्म अमरकोट में 1542 ईस्वी में हुआ। और किसके यहाँ हुआ, तो राणा बीरसाल के महल में। राणा बीरसाल के महल में अमरकोट में 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। नेक्स्ट है, हुमायूं के असामयिक मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया, यानी जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु होती है और उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक होता है, तो अब अकबर का जो राज्याभिषेक होता है वो कालानौर यानी कालानौर में, और ये पड़ता है आपके पंजाब में, यहाँ पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट है कि अकबर ने अपने संरक्षक यानी अकबर का जो संरक्षक था और संरक्षक का नाम था बैरम खां। बैरम खां को कौन सी उपाधि यानी बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की, तो बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। यानी अकबर ने अपने संरक्षक, अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था, और उसको उपाधि दी खान ए खाना की उपाधि दी गई।
अकबर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक जो संबंध स्थापित किए वो किस राजपूत वंश से स्थापित किया, तो वो दोस्तों कछवाहा राजपूत वंश से स्थापित किया था पहला जो है वैवाहिक संबंध। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। कब हुआ? 1556 में हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई, यानी हेमू पराजित हुआ। अगर ये पूछा जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो मुगल सेना और हेमू के बीच हुआ, जिसमें जो है हेमू पराजित हुआ। और ये कब हुआ जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो 1556 में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार यानी अजमेर जाया करता था? अकबर जाता था अजमेर में, और किसके दरबार में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में अकबर जो है जाया करता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे और उनके दरबार में अकबर जो है जाया करता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में प्रचलित जो भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति थी, क्या थी? आइन ए दहशाला। आइन ए दहशाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया टोडरमल के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि आइन ए दहशाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो टोडरमल के द्वारा स्थापित की गई। और ये आइन ए दहशाला क्या है? ये भू राजस्व व्यवस्था की एक पद्धति है, यानी पॉलिसी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? तो 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर के द्वारा। और कब की गई? तो 1582 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? यानी दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था, और वो था बीरबल, क्योंकि बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ, तो फारसी में अनुवाद उसका शीर्षक क्या था? रज्मनामा। ये भी कई बार पूछा गया है, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, और जिसमें बदायूनी भी शामिल था, यानी फैजी के नेतृत्व में रज्मनामा लिखा गया, महाभारत का फारसी में अनुवाद, और जिसमें बदायूनी भी शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1578 में अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर के द्वारा। कब? 1578 ईस्वी में। की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा की गई, और 1578 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि 1578 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना किसने की? तो ये अकबर ने की। कहां पर की? फतेहपुर सीकरी में की। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अकबर की विजय। अकबर की विजय, यहां से क्वेश्चन आपके मैचिंग, वन लाइनर और आपके कूट वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अकबर ने किन किन उस पर विजय की? देखिए, गोंडवाना विजय, ये 1564 ईस्वी में अकबर ने विजय की। चित्तौड़ पर जो विजय की अकबर ने, वो 1568 ईस्वी में की। कालिंजर पर विजय की 1570 ईस्वी में। और आमेर से संधि हुई, ये 1562 ईस्वी में विजय के बाद। और मारवाड़ विजय प्राप्त की, ये 1570 ईस्वी में। हल्दी घाटी का जो युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध पर विजय प्राप्त की, 1576 ईस्वी में। और असीरगढ़ का जो युद्ध लड़ा गया, उसमें 1601 में अकबर के द्वारा विजयी घोषित किया गया, यानी अकबर विजयी रहा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अकबर के समकालीन भी दोस्तों कई बार पूछता है क्वेश्चन कि अकबर के समकालीन कौन कौन थे, तो इन्हें देख लेते हैं। देश और शासक और कार्यकाल। इंग्लैंड देश का एक शासक था, महारानी एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ का कार्यकाल 1558 से 1603 ईस्वी में, ये अकबर के समकालीन थे। फ्रांस के जो शासक थे सम्राट हेनरी चतुर्थ, और इनका जो शासनकाल था वो 1553 से 1610 ईस्वी तक, ये भी अकबर के समकालीन थे।
और ईरान के जो शासक थे शाह अब्बास, इनका शासनकाल 1588 से 1629 ईस्वी तक था। ये भी अकबर के समकालीन थे। और रूस के शासक थे जार इवान वेसिलएविच, ये भी अकबर के समकालीन थे। और ये इनका जो शासन था वो 1530 से 1584 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में शामिल किया। यानी बंगाल को और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, वो था 1576 ईस्वी में। हो सकता है क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य में बंगाल और बिहार को कब शामिल किया, तो 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है कह रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया। तो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध, एक मुगल बादशाह था और उसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था, वो अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई। तो ये दोस्तों निर्मित करवाई गई फतेहपुर सीकरी में। श्रेष्ठतम इमारतें अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जो है निर्मित करवाई गई। नेक्स्ट है कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई। ये अबुल फजल के द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई। यानी एक जैन संत कौन था जिसको अकबर ने उसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। तो वो जैन संत थे आचार्य हरविजन सूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो आचार्य हरविजन जो सूरी थे उनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, और निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ये भी पूछ सकता है। तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया। ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में है। पूछ सकता है कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, अकबर के द्वारा। और कब करवाया गया, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात विजय। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि अमेरिका की खोज, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया। तो ये अबुल फजल ने किया। यानी अमेरिका की खोज का उल्लेख एक मध्यकालीन शासक, मध्यकालीन भारतीय जो है लेखक, ये अबुल फजल के द्वारा अमेरिका की खोज का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग और वन लाइनर और पुट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा किया गया। तो अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों में पहला कार्य है दास प्रथा का अंत। इसने 1562 ईस्वी में किया। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली, ये 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया अकबर ने, ये 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्त किया 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी हस्तांतरण किया अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने करवाई 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश जो है प्रवेश के लिए छूट दी, ये 1578 ईस्वी में अकबर के द्वारा। मजहर की घोषणा अकबर ने की 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की 1582 ईस्वी में। और इलाही संबत की शुरुआत जो है अकबर ने 1583 ईस्वी में की। राजधानी लाहौर जो है हस्तांतरित किया अकबर ने, ये कब किया, तो 1585 ईस्वी में किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत, एक दसवंत था अकबर के शासनकाल में, एक प्रसिद्ध चित्रकार था। और कह रहा है कि किस मुगल दरबार से संबंधित है। तो ये अकबर मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है दसवंत, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट है जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई। तो जब्ता प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई। अकबर मुगल शासक के द्वारा जब्ता प्रणाली प्रारंभ की गई। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जो थे महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति जो थे मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यानी हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप
और मानसिंह के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। और ये पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 में। किन किन के मध्य हुआ, तो महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहां पर किया, तो 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा अंतिम सैन्य अभियान असीरगढ़ के किले पर किया, जो कि खानदेश के नाम से जाना जाता है। अगला है, अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को शीरी कलम की उपाधि प्रदान की, तो शीरी कलम की उपाधि किस चित्रकार को अकबर के द्वारा प्रदान किया गया, ये अब्दुस समद को दी गई थी उपाधि, शीरी कलम की उपाधि दी गई थी अब्दुस समद को, इसके द्वारा, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, करा बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था। इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये दोस्तों मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरी महल पूछ सकता है कि किसके द्वारा बनवाया गया, मान सिंह के द्वारा। कहाँ बनवाया गया, ग्वालियर में बनवाया गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज था वह कौन था, तो पहला अंग्रेज अकबर के दरबार में आने वाला राल्फ फिच था। राल्फ फिच अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, राल्फ फिच। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की, तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की। ऐसे पूछ सकता है कि मोहम्मद हुसैन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी, तो जरी कलम, या जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसको दी, तो मोहम्मद हुसैन को दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि लीलावती नामक गणित की जो पुस्तक है, गणित पर आधारित है लीलावती, तो लीलावती एक पुस्तक का नाम है जो कि गणित की पुस्तक है, का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो इसका अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया। फारसी भाषा में लीलावती नामक गणित पुस्तक का फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो शासक था वो आपका अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत पर अकबर का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट है अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी, तो अबुल फजल की हत्या जो है जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। अगला पॉइंट है वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया, तो टोडरमल को 1582 में दीवान ए अशरफ का पद दिया गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया, किसको दिया गया, टोडरमल को दिया गया। कब दिया गया, 1582 ईस्वी में दिया गया। अब अकबर की प्रमुख विजय देख लेते हैं। देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर ने विजय प्राप्त की। दूसरा है गोंडवाना विजय 1564 में अकबर ने विजय प्राप्त की। चित्तौड़ विजय 1568 में, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, असीरगढ़ का युद्ध ये 1601 में। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मैचिंग वाला बन सकता है, सन मैचिंग में पूछ सकता है, या कोट में भी बन सकता है, या वन लाइनर भी बन सकता है। तो ये अकबर की प्रमुख विजय हैं। लास्ट पॉइंट एक हम लोग देखते लेते हैं कि अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें 9 रत्नों को देख लेते हैं, और उसी के साथ ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं अकबर के 9 रत्नों में पहला नाम आता है बीरबल को कब प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, और ये 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इसका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दूसरा है जो 9 रत्न में दूसरे नंबर पर आते हैं अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अकबरनामा, आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तो अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई। ये भी ध्यान रखिएगा। तानसेन तीसरे नंबर पर, तानसेन का उपनाम था रामतन पांडे। कई बार ये पूछा गया है कि तानसेन का उपनाम क्या था, तो ये था रामतन पांडे। ये मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, और ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाली विलास की उपाधि से सम्मानित किया। किसको, तानसेन को।
अगले हैं अब्दुल रहीम खान खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे। कौन थे? बैरम खां के पुत्र, और वही बैरम जो कि अकबर का संरक्षक था, पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया तथा अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। तो खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया अब्दुल रहीम खान खाना को। अगला है मान सिंह। मान सिंह ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई। अगला है राजा टोडरमल। इनका जन्म अवध के सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा लिखे गए भूमि सुधार थे और दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। अगला है फैजी। फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये ध्यान रखिएगा, फैजी के द्वारा अकबरनामा लिखा गया, फैजी के द्वारा महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। और अगले जो हैं फैजी के बाद फकीर अजियाउद्दीन जो 8वें नंबर पर आते हैं। फकीर अजियाउद्दीन ये अकबर के निजी हकीम यानी चिकित्सक थे, एक मित्र भी थे और अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। और नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये अकबर के 9 रत्नों में 9वें रत्न थे और अपनी बुद्धिमानी व वाकपटुता के कारण ये 9 रत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे दोस्तों अगर ये पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा ये है कि जो भी वीडियो डाली जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपका